नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति यानी समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति के अंतर्गत हम देख रहे हैं यह दृष्टि 2025 और इसमें भारतीय कला एवं संस्कृति इस पर ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 इस पर जो है अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये भारतीय कला व संस्कृति का लेक्चर 2 जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस पर। और यह देखें, यह जो अंक है यानी लेक्चर 2 है और लेक्चर 1 जो था वह देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के पीटी और मेंस, साथ ही एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी ये अपर पीटी एग्जाम मेंस एग्जाम 2024, अपर पीटी एग्जाम 2025। इसके अलावा बीपीएससी की पीटी और मेंस के एग्जाम और एमपीएससी भी पीटी मेंस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। साथ ही देखें तो आरपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, एसएससी के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2। इसमें देख लेते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति का लेक्चर 1 अपलोड किया जा चुका है। और इसमें देखें क्रमणिका के अंतर्गत जो हमने पहले लेक्चर में जो जानकारी दी थी या जिस पर चर्चा किया था उसमें सैंधव स्थापत्य कला, मौर्य वास्तुकला, बौद्ध स्थापत्य, जिसके अंतर्गत स्तूप, गुहा स्थापत्य, बिहार, चैत्य के बारे में चर्चा किया था। इस लेक्चर में हम जो देखेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनेगी कि मंदिर वास्तुकला, गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की शैलियाँ, जिसमें नागर द्रविड़ बेशा शैली के बारे में देखेंगे, प्रमुख मंदिरों के बारे में देखेंगे। साथ ही इसमें जो भारतीय मूर्तिकला है इसके बारे में ये सारी जो जानकारी मूर्तिकला के बारे में है इस लेक्चर में कवर की जाएगी। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें जो पहले लेक्चर में हमने देखा था ये सारी जानकारी दी गई थी, इसको आप पहले लेक्चर में देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी जो है यानी संपूर्ण जानकारी लेक्चर फर्स्ट में दी गई, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। लेक्चर फर्स्ट में सब जानकारी दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी सब जानकारी जो है लेक्चर फर्स्ट में दी गई है, वहाँ से लेक्चर फर्स्ट से आप जो है ये सब जानकारी देख सकते हैं। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, तो उससे आगे जो क्रम है उसमें हम इस अंक या लेक्चर 2 में देखने जा रहे हैं। चलिए लेक्चर 2 शुरू करते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले ये जानकारी देख लेते हैं संस्कृति और सभ्यता यानी कल्चर और सिविलाइजेशन क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति के भेद क्या है, इस सब जानकारी इसमें दी गई। तो थोड़ी जानकारी इसमें देखते चलते हैं, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और निबंध के लिए भी अंक महत्वपूर्ण होगा मेंस में। देखते हैं इसमें संस्कृति क्या है। तो मानव को समूह के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ नियम विधान की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों, व्यवहारों, क्रियाओं को निर्देशित और नियमित किया जाता है। सामूहिक जीवन के एक नियम, विधान, व्यवहार प्रणालियाँ, मूल्य, मानक, आचार विचार, विश्वास, धर्म, दर्शन, रहन सहन, भाषा आदि सभी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इन्हीं सबके योग को संस्कृति कहते हैं। ध्यान देना है संस्कृति क्या है यानी कल्चर क्या है। इसके बाद देखें तो यह है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक जीवन विधि है। संस्कृति जो है एक जीवन विधि है। संस्कृति शब्द सम उपसर्ग, ध्यान देना है इसमें संस्कृति में भी उपसर्ग पूछता है तो सम उपसर्ग, और क्रि धातु पूछता है तो क्रि धातु में कीर्तन प्रत्यय और प्रत्यय पूछता है तो इसमें कृत्यन प्रत्यय लगाने से बनता है संस्कृति, जिसका अर्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति, और अर्थ पूछेगा तो यह होगा। इसी तरह अंग्रेजी भाषा में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया है, जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्टर्न से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना। ये कल्चर का मतलब है। और किस भाषा का? लैटिन भाषा का कल्चर शब्द है। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने चारों ओर विद्यमान प्राकृतिक परिस्थितियां, जीवन पद्धति, रीति रिवाज, धर्म और विश्वास, नियम और विधान में निरंतर सुधार कर उसे उन्नत करता रहता है तथा उसे सभ्य बनाता है, जो संस्कृति का ही अंग है। संस्कृति के भेद में देखें तो संस्कृति के भेद के अंतर्गत आपका इसके 2 भेद हैं। पहली है भौतिक संस्कृति, दूसरा है अभौतिक संस्कृति। इन सब के बारे में देखें तो भौतिक संस्कृति क्या है? यह संस्कृति का बाहरी रूप है, अर्थात जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या इंद्रियों द्वारा आभास कर सकते हैं, जैसे विभिन्न इमारतें, टेलीफोन, मशीन, समाज के लोगों की पोशाक, कृषि, खान पान आदि। यह भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति देखें तो यह संस्कृति का आंतरिक पक्ष, अर्थात जिन्हें हम न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं और न ही इसका आभास कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति के विचार, आदर्श, भावना, विश्वास, दार्शनिक और बौद्धिक परंपराएं आदि। इसमें देखें तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में उन्होंने क्या कहा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार संस्कृति का ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। यह एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता है, अपितु युग और युगांतर में निर्मित होता है। चलिए अब सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो सभ्यता क्या है? सभ्यता और संस्कृति इन दोनों शब्दों का उपयोग आजकल प्राय समान अर्थ में किया जाता है, फिर भी दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। सभ्यता का संबंध भौतिक विकास से है। बंगला, गाड़ी, खान पान, पोशाक, भोजन अर्थात जितने दृश्य जगत हैं वे सभी सभ्यता के सूचक हैं, किंतु बंगला बनाने, पोशाक बनाने और भोजन करने का तरीका संस्कृति कहलाता है। इसी प्रकार सभ्यता की माप की जा सकती है किंतु संस्कृति की माप नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए यह बता देना अधिक आसान है कि साइकिल की अपेक्षा मोटर गाड़ी अधिक उपयोगी है, किंतु यह प्रमाण द्वारा यह प्रस्तुत करना कि पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति श्रेष्ठ है, इसका कोई मापदंड नहीं है। चलिए अब देखते हैं भारतीय संस्कृति की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें भारतीय यानी भारत सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण तथा अपने आकार विस्तार से उपमहाद्वीप विशेषताओं से युक्त है। इस देश के पास सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक परंपरा का एक भरा पूरा इतिहास है, जिसकी विविधताओं की विशेषता तो है, साथ ही साथ अनेकता में एकता यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, अनेकता में एकता का संचार भी करता है।
यहाँ की असंख्य परंपराएं, रीति रिवाज और ज्ञान विज्ञान की प्रणालियों ने न केवल यहाँ के लोगों को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। अतिथि देवो भव की भावना, अतिथि देवो भव की भावना वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ ही साथ यत्र नारेस्ते पूजते रमन्ते तत्र देवता, यानी हमारी संस्कृति में अतिथि देवता के समान होता है और हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। हमारी संस्कृति में है कि पूरी पृथ्वी ही परिवार है और जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। ये हमारी संस्कृति की जो है मूल भावना है कि अलग जगाने वाले इस देश में गौतम बुद्ध महावीर स्वामी की अहिंसा भावना से पूरे विश्व को सम्मोहित किया है, यानी हमारी संस्कृति की धरोहर है। आगे इसमें देखें तो ये भारतीय संस्कृति की अनेक मौलिक विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं, यानी मौलिक विशेषताएं क्या आएंगी तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावना, यानी पूरा पृथ्वी अपना कुटुंब है, यह भावना है। अतिथि देवो भव की भावना, यानी अतिथि देवता के समान है। स्त्रियों का सम्मान, यत्र नारस्ते पूजते, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। उदारता और सहिष्णुता, यह जो है हमारी संस्कृति की मौलिक विशेषताएं हैं। यानी इसमें देखिए भारतीय सांस्कृतिक विशेषताओं के अंतर्गत यह आपका जो है यानी इसमें इस प्रकार से मीन्स में लिखा जा सकता है, ऐसे लिखना चाहिए। तो इसमें देखें प्राचीनता है इसकी, अनेकता में एकता है, लचीलापन एवं सहिष्णुता है, ग्रहणशीलता है, आध्यात्मिकता है और निरंतरता जो हमारी संस्कृति की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। चलिए आगे देखते हैं तो आपका यह है कि सांस्कृतिक विविधता की एकता में भाषा एक बड़ी संकेतक होती है जो उस विस्मयकारी विविधता को दर्शाती है जो भारत में सदैव से विद्यमान रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 121 भाषाएं और लगभग 19,569 मातृभाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इसमें से प्रत्येक भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग देखें तो 10,000 से अधिक है। आगे इसमें देखें तो वर्ष 2013 की भाषाएं सर्वेक्षण एंड पीपुल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार देश में कम से कम 780 भाषाएं, अतीत में इससे भी अधिक भाषाएं रही होंगी, यानी वर्तमान में जो है 780 यानी कम से कम 780 भाषाएं हैं देश में। इसके बाद देखें तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, इससे पहले ऊपर देख लेते हैं इसमें। तो वस्तुतः किसी देश की भाषा उस देश की सांस्कृतिक विरासत में एकता स्थापित करने का प्रयास करती है। जैसे जब जब वैदिक या उत्तर वैदिक काल में संस्कृत भाषा का वर्चस्व था तो संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक विरासत संस्कृत में थी। धीरे धीरे पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश इत्यादि के पश्चात भारत की अनेक भाषाओं व बोलियों में बट गया। यानी सबसे प्राचीन भारत देखें भाषा देखें तो संस्कृत है। संस्कृत की बात जो है यह धीरे धीरे पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश के रूप में आई। अपभ्रंश के बाद पुनः देखें खड़ी बोली हिंदी है और अनेक भाषा बोलियों में बट गई। तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है सभ्यता और संस्कृति। यहाँ अंतर देखें, सभ्यता का संबंध जीवन की भौतिक वस्तुओं, खान पान, वस्त्र, आभूषण, निवास आदि से है जो कि मानव के बाह्य जीवन और व्यवहार से संबंधित, अतः इसमें परिवर्तन सुधार संभव है। संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक गुणों जिसमें विचारों, मूल्यों, भावनाओं एवं आदर्शों आदि से, अतः कठिन परिश्रम के बिना संस्कृति में परिवर्तन सुधार संभव नहीं है। सभ्यता का आधार प्रतियोगिता है, जैसे दो उत्पादों के मध्य सांस्कृतिक वस्तुएं प्रतियोगिता रहित होती हैं, जैसे आध्यात्मिकता से कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। सभ्यता साधन है, जैसे कला और संगीत को उत्पन्न करने के लिए हम कई प्रकार के वाद्य यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग करते हैं। संस्कृति साध्य है, सभ्यता साधन है तो संस्कृति क्या है, साध्य, जैसे कला संगीत से उत्पन्न मानसिक शांति संस्कृति का अंग है। एक समाज से दूसरे समाज में सभ्यता का हस्तांतरण बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, मोटर गाड़ी, कृषि उपकरण आदि का एक समाज से दूसरे समाज में यथावत हस्तांतरण किया जा सकता है। जबकि संस्कृति में देखें तो एक समाज से दूसरे समाज में संस्कृति का हस्तांतरण बिना परिवर्तन के नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक समाज के रीति रिवाज, विश्वास, धर्म, दर्शन, नैतिक मूल्य, कला, विचार, विश्वास आदि को बिल्कुल उसी रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। सभ्यता का प्रसार तीव्र गति से होता है, संस्कृति का प्रसार धीरे धीरे किंतु लगातार होता है। चलिए आगे देखें तो इसमें आपकी अब आगे भारतीय मूर्तिकला के बारे में देख लेते हैं। यानी भारतीय मूर्तिकला के बारे में देखें तो इसमें देखा जा सकता है कि मूर्तिकला मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक पसंदीदा माध्यम है, जिसमें कलाकार किसी भावना के एक मूर्ति के माध्यम से आकार देने का प्रयास करता है। जैसे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मूर्तिकार उन्हें एक मानवीय आकार देने का प्रयास करता है। भारत में मूर्तिकला का विकास अन्य ललित कलाओं जैसे वास्तुकला, चित्रकला के साथ ही हुआ है, जो एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, अर्थात इसमें एक के बिना भी सुंदरता की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे एक सुंदर स्थापत्य के निर्माण में वास्तुकार, मूर्तिकार और चित्रकार के मध्य सामंजस्य होना आवश्यक है। अन्य कलाओं की तरह भारत में मूर्तिकला का इतिहास काफी प्राचीन रहा, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य में प्रागैतिहासिक काल में देखने को मिलता है। इस काल में मानव देखें तो लोह दानाला और ईमान गांव से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यानी स्थान ध्यान रखना है कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये दो जगह हैं। हालांकि मूर्तिकला का प्रारंभिक रूप हमें पाषाण काल में देखने को मिलता है, किंतु ये अपने वास्तविक रूप में हड़प्पा काल में अस्तित्व में आया, जो बाद इस समय में अपने में विभिन्न तत्वों को समाहित करते हुए निरंतर विकसित होती गई। अब देख लेते हैं वास्तुकला और मूर्तिकला के मध्य अंतर देख लेते हैं। तो यह है वास्तुकला और एक मूर्तिकला है। यह मुख्यतः लकड़ी, पत्थर, धातु, रेत आदि जैसी विभिन्न सामग्रियों के मिश्रण से निर्मित होती है। इसके निर्माण में प्राय एक प्रकार की सामग्री, पत्थर, धातु या मिट्टी आदि का प्रयोग किया जाता है। वास्तुकला के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आवासों, भवनों और प्रार्थना
पूजा स्थलों का निर्माण किया जाता है। ये त्रिआयामी संरचनाएं होती हैं मूर्ति कला। इसके बाद देखें तो भवनों के सटीक निर्माण हेतु वास्तुकला में हम गणित और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। मूर्तिकला में सटीक मापन की अधिक आवश्यकता नहीं होती, इसमें रचनात्मक और कल्पना का समावेश होता है। इसके बाद वास्तुकला निर्माण की प्रसिद्ध शैलियाँ हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली, बीसर शैली। मूर्तिकला निर्माण की प्रसिद्ध शैलियाँ देखें तो मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली आदि जो है ये मूर्ति निर्माण कला की शैलियाँ हैं और ये वास्तुकला निर्माण की शैलियाँ हैं। चलिए बारी बारी देखते हैं तो भारतीय मूर्तिकला को निम्नलिखित कालखंडों में बांटकर देखा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं सैंधव मूर्तिकला यानी सैंधव स्थापत्य कला को हमने देख लिया था लेक्चर फर्स्ट में। अब इसमें सैंधव मूर्तिकला को हम देखते हैं। तो भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप सैंधव काल में ही देखने को मिलता है। इस सभ्यता में धातु मूर्ति, प्रस्तर मूर्ति और मृण मूर्ति तीनों के साथ मिलते हैं। यानी धातु की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति और मिट्टी की मूर्तियों के तीनों साथ मिलते हैं। इनमें से कुछ मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। इसमें सैंधव मूर्तिकला के बारे में देखें तो प्रस्तर मूर्ति यानी पत्थर की मूर्ति, मृण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, धातु मूर्ति। प्रस्तर मूर्ति के बारे में देखें तो आपका यह है कि सैंधव सभ्यता में अधिकतर प्रस्तर मूर्तियां क्रमशः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं, जिनके निर्माण में मुख्यतः सिक, सेल खड़ी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर आदि का प्रयोग किया गया है। सैंधव प्रस्तर यानी पत्थर मूर्तियों के निर्माण में मूर्तिकारों की उच्च कलात्मक दक्षता का परिचय प्राप्त होता है। कुछ प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्तियां इस प्रकार हैं। इसमें देखें तो हड़प्पा से प्राप्त सिर रहित पुरुष धड़ की मूर्ति, यानी हड़प्पा, ध्यान देना है, हड़प्पा से प्राप्त सिर रहित पुरुष धड़ की मूर्ति, नग्न पुरुष धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति यानी योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त चूना पत्थर की बनी भेड़ और हाथी की संयुक्त मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त नृत्य रथ नवयुवक नवयुवतियों की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद देखें सैंधव सभ्यता से प्राप्त कुछ प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्तियां देखें तो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित धड़ रहित पुरुष, यानी यहाँ पर चित्र में देखा जा सकता है धड़ रहित पुरुष यानी मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति के सिर भुजाओं को जोड़ने के लिए साकेट छिद्र बने हुए हैं, जिसमें मसालों की सहायता से सिर भुजाओं को अलग से जोड़ा जाता था। इस नग्न प्रतिमा को कुछ विद्वान जैन मूर्ति मानते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी युक्त सन्यासी या योगी की सफेद प्रस्तर मूर्ति यहाँ देख सकते हैं। सैंधव मूर्तिकला का उत्कृष्ट नमूना पेश करती है। सेल खड़ी पत्थर से निर्मित इस अर्ध प्रतिमा के दाढ़ी और केशों को सुंदर ढंग से संवारा गया है। दाढ़ी और केशों को सुंदर ढंग से संवारा गया है। योगी के नेत्र अर्ध खुले हुए हैं तथा शरीर पतिया साल से ढका हुआ है, यानी साल पतिया 3 तरह साल से ढका हुआ है। मूर्ति की बनावट उसके हाव भाव को देखकर माइके मर्दने से योगी की मूर्ति कहा है। इसके बाद देखें तो यह काले स्लेटी पत्थर से बनी यह मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस मूर्ति के निर्माण में साकेट विधि का प्रयोग किया गया है। खंडित अवस्था से प्राप्त मूर्ति की दाहिना पैर भूमि पर स्थित है तथा बायां पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है। इसके बाद मृण मूर्तियों को देखें, मिट्टी की मूर्तियों को देखें। सैंधव मृण मूर्तियां टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी की हस्तनिर्मित मूर्तियां हैं। इन्हें हाथ के अंगूठे यानी चुटकी का इस्तेमाल करके पिचिंग या पिचकावा विधि द्वारा बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में से हमें मानव और पशु पक्षी दोनों की मृण मूर्तियां मिलती हैं। इसमें देखें तो यह है कि यदि हड़प्पा सभ्यता में मानव मृण मूर्तियों की बात की जाए तो यहाँ से स्त्री और पुरुष दोनों की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई। ध्यान देना कि दोनों की है। यहाँ से प्राप्त मानव मृण मूर्तियों में पुरुषों की तुलना में नारी की मूर्तियां अधिक प्रभाव उत्पादक हैं, अर्थात उनकी साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया है। सैंधव नारी मूर्तियां देवी के कल्याणकारी स्वरूप की सूचक होने के कारण अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हैं, जो इस सभ्यता के लोगों में प्रचलित मातृ देवी पूजा की ओर संकेत करती हैं, यानी किस ओर संकेत करती हैं भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इन मूर्तियों को देखा जा सकता है। चित्र मातृ देवी मृण मूर्तियां मानव मृण मूर्तियों की तुलना में पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं। ये कला की दृष्टि से अत्यंत उच्च कोटि की हैं। इसमें देखें तो कुंवरदार वृषभ का विशेष महत्व है। अन्य पशु मूर्तियों देखें तो हाथी, गैंडा, भैंसा, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, भेड़ा आदि प्रमुख हैं। ये मृण मूर्तियां मुख्यतः मनोरंजन और धार्मिक महत्व की हैं। सैंधव सभ्यता में गाय की मृण मूर्ति नहीं मिली है। ध्यान देना है कि गाय की मृण मूर्ति सैंधव सभ्यता में नहीं मिली है। वहीं लोथल से प्राप्त घोड़े की मृण मूर्ति का संदेह रहता है। वहीं देखें लोथल जो पोर्ट था, बंदरगाह था जो कि गुजरात में है, यानी भारत में है, तो वहीं लोथल से प्राप्त घोड़े की मृण मूर्ति संदेहास्पद है, जबकि गाय की मृण मूर्ति नहीं मिली है सैंधव सभ्यता में। यानी यहाँ चित्र में देख सकते हैं अन्य पशुओं के चित्र इसमें इस चित्र में देखें, यानी चित्र सैंधव पशु पक्षी की मृण मूर्तियाँ विभिन्न सैंधव स्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियाँ इस प्रकार हैं। यानी देखें बनावली जो हरियाणा भारत में है से प्राप्त मिट्टी का हल, यानी यहाँ से क्या प्राप्त मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। लोथल जो गुजरात में भारत में से प्राप्त विवादित घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। इसके बाद लोथल गुजरात से देखें तो प्राप्त गोरिल्ला की मूर्ति प्राप्त हुई है। नवसारी देखें जो पाकिस्तान में है से प्राप्त सिंदूर की साक्ष्य वाली मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद धातु मूर्तियाँ देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के विभिन्न स्थलों से धातु मूर्तियां प्राप्त हुई। इस सभ्यता के कलाकार धातुओं को पिघलाने और दो भिन्न धातुओं के संयोग से एक मिश्रित धातु की निर्माण कला में दक्ष थे। धातु मूर्तियों का निर्माण ढलाई विधि द्वारा किया जाता है, जिसे मधुशिष्ट विधि या लुप्त मोम तकनीकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त धातु मूर्तियां देखें तो मोहनजोदड़ो से देखें से प्राप्त भैंसा या वृषभ की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा से प्राप्त ताम्र की वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा देखें तो ये भारत में है।
जो कि भारत के राजस्थान में है। यानी कालीबंगा देखें तो कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसकी जो उत्खननकर्ता जो कालीबंगा के बी के थापर एवं ब्रिजवासी लाल थे, 1953 में इन्होंने इसका उत्खनन कराया था। यह घग्गर नदी के किनारे है और हनुमानगढ़ राजस्थान में है। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, लेक्चर फर्स्ट में इसका डिटेल किए थे, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखें। आगे लोथल इसमें है, तो ये लोथल से प्राप्त कुत्ते की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद दैमाबाद जो महाराष्ट्र से प्राप्त कांसे के रथ को चलाते हुए एक नग्न मानव की मूर्ति प्राप्त हुई है। दी डांसिंग गर्ल के नाम से मशहूर, मंत्रमुग्ध कर देने वाली यह कांस्य प्रतिमा हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो के कलाकारों की सर्वोच्च उपलब्धि को बयां करती है। यानी चित्र में देखा जा सकता है। 10.5 मीटर लंबी इस कांस्य प्रतिमा की खोज 1926-27 ईस्वी में अर्नेस्ट मैकी महोदय ने की थी। इस प्रतिमा में केवल आभूषण पहने नग्न महिला को दर्शाया गया है, जिसने अपने दाएं हाथ में 4 चूड़ियां पहनी और अपने दाएं हाथ में 4 चूड़ियां पहनी है, 4 चूड़ियां पहनी और उसे अपने कुल्ले पर टिकाए हुए। वहीं बाएं हाथ में जिसने उसने 24 चूड़ियां पहनी, उसे बाएं जंघा पर टिका रखा है। त्रिभंगा मुद्रा में खड़ी इस प्रतिमा का एक पैर नृत्य मुद्रा से ऊपर उठा हुआ है। यह प्रतिमा वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। इसके बाद देखें तो यह मधुशिष्ट विधि या लुप्त मोम तकनीकी के बारे में बताया गया। लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या है? तो इस विधि के तहत सर्वप्रथम मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, या उसके ऊपर चिकनी मिट्टी या गोबर का लेप चढ़ाकर उसे सुखा लिया जाता था। सूख जाने के उपरांत लोहे की तप्त सलाखा डालकर मोम मूर्ति को पिघलाकर बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके बाद केवल मिट्टी या गोबर का लेप किया हुआ सांचा बचता था। इस सांचे में केवल एक सुराग छिद्र के द्वारा धातु पिघलाकर डाला जाता था। धातु सांचे के अंदर ठंडा होकर मूर्ति का आकार ग्रहण कर लेता था। अंततः मिट्टी गोबर के ढांचे को फोड़कर मूर्ति से अलग कर दिया जाता था। इस प्रकार मनोवांछित मूर्ति प्राप्त की जाती थी। इसके बाद चलते हैं मौर्यकालीन मूर्तियों के बारे में देख लेते हैं। चलिए थोड़ी जानकारी और इसमें ऐड कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में देखें। हालांकि टॉपिक जो है हम देख रहे हैं चित्रकला और स्थापत्य कला के अंतर्गत हम देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें देखिए सिंधु सभ्यता देखें तो 2450 ईस्वी इसकी सर्वमान्य तिथि मानी जा रही है। प्रमुख तत्व में देखें तो सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम शाह ने सिंधु सभ्यता प्राक ऐतिहासिक या कांस्य युग में रखी जाती है। और इसके बाद देखें सर्वाधिक स्थल जो इस सभ्यता के प्राप्त हुए गुजरात से यानी भारत में प्राप्त हुए हैं। मूल निवासी देखें तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागर के हैं, यानी सर्वाधिक मान्य यह है। नगरीय सभ्यता थी, व्यापार मुख्यतः पेशा था। बंदरगाह देखें इसमें 2 थे, एक लोथल जो गुजरात में, ईसुतकोट का जो पाकिस्तान में। शासक देखें तो वणिक वर्ग के हाथों में शासन थे। सिंधु सभ्यता की सीमा देखें तो मादा यानी मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर इसका उत्तरी सीमा था। दक्षिणी सीमा देखें दामाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के तट तक, और इसका पश्चिमी सीमा देखें तो सुल्तान डेर यानी सुल्तान गिन डेर बलूचिस्तान दास नदी पाकिस्तान में, और उसका पूर्वी सीमा देखें तो आलमगीरपुर मेरठ यूपी हिंडन नदी पर इसका पूर्वी सीमा थी। और इसमें डिटेल नहीं करते हैं, चूंकि जो टॉपिक है लेक्चर वो दूसरे केंद्र थे, इसलिए इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करते हैं, लेकिन इतनी जानकारी ऐड कर लिया इसमें। इसको ऐड कर लेते हैं उद्योग एवं शिल्पकला। तो शिल्पकला के अंतर्गत हम देख रहे हैं टॉपिक को। तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पाई लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वे तांबे मिट्टी मिलाकर कांसा बनाते थे। नाव बनाने का साक्ष्य लोथल से मिट्टी के नाव मिले हैं। धातु मूर्ति यानी लघु धातु मूर्ति मोम सांचा विधि जिस पर हमने चर्चा किया था। प्रमुख उद्योग देखें सूती वस्त्र उद्योग था यहाँ पर। चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में पाई गई थी। कांस्य कला मृण मूर्तियाँ, मन का निर्माण था, मोहन निर्माण की कला प्रचलित थे। प्रमुख कलाकृतियाँ देखें तो इसमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य प्रतिमा, इसको हमने देखा भी। हड़प्पा एवं चांदोड़ो से प्राप्त कांसे की गाड़ियाँ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले सिर की पत्थर की मूर्ति संभवतः पुजारी की, इसको भी हमने देखी है। इसके बाद स्वास्तिक चित्र भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। बर्तन में देखें तो मिट्टी के बर्तनों में एक रूपता, बर्तन सादे हैं, पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। बर्तनों पर लाल मिट्टी यानी बर्तनों पर लाल पट्टी के साथ काले रंग की चित्रकारी हुई है। बर्तनों पर वनस्पति का चित्रांकन पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा है। बर्तनों पर मुद्रा के निशान भी बने हैं। इसके बाद मोहरे देख सकते हैं, लिपि यानी ये सब थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाएगी, लेकिन मोहरे देख लेते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृति है। आकृति चौकोर, अधिकांश बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार। अधिकांश मोहरे मोहनजोदड़ो से। मोहरों में सर्वाधिक चित्र एक सिंह वाले सांड ने वृषभ का है। मोहरों पर चित्र पशु गैंडा, भैंसा, हाथी, बाघ, हिरण है। अधिकांश मोहरें सिख लड़की बनी होती थी। चलिए मूल प्रश्न पर लौटते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखने जा रहे थे मौर्य काल। तो मौर्य काल में देखा जा सकता है, यह हालांकि टॉपिक के अंतर्गत नहीं है। ये सब संस्थापक या इनका कार्यकाल हम नहीं देख रहे हैं, हम स्थापत्य कला और चित्रकला इत्यादि के बारे में देख रहे हैं। तो मौर्यकालीन ये सब जानकारी देख सकते हैं जो जीएस वर्ड का है। तो इसमें हम देखें यह जो आपका है यानी प्रशासन नहीं देख रहे बल्कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला है। थोड़ी इस पर यहाँ देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम मूल टॉपिक पर लौटते हैं। तो यहाँ देखें यानी मौर्यकालीन स्थापत्य कला को यहाँ संक्षेप में देख लेते हैं। तो अशोक के स्तंभों पर यूनानी एवं ईरानी प्रभाव है। स्तूप मौर्यकालीन स्थापत्य यानी जो स्तूप है मौर्यकालीन स्थापत्य की देन। सांची का महास्तूप, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, भरहुत एवं तक्षशिला स्तूप, पिपरहवा सबसे प्राचीन स्तूप यह है। इसके बाद धौली हस्ती उदयगिरी पहाड़ी को काटकर एक शैलकृत हाथी की मूर्ति। दीदारगंज से पक्षी की यक्षी की यानी दीदा रंगज से यक्षी की। परखम से यक्ष था। बेशनगर से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मौर्यकालीन मृद भांडों में सबसे उत्कृष्ट उत्तरी काली पालिश वाले मृद भांड यानी NBPW है। एकास्म स्तंभ में देखें तो सर्वोत्कृष्ट सारनाथ स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह में लिया गया है। रामपुरवा से नटुआ बैल, शंकिशा में हाथी, अशोक के स्तंभों में सिंह, घोड़ा, हाथी, बैल प्राप्त हुए हैं। जानकारी में देखना चाहें तो शिलालेख देख सकते हैं। अशोककालीन अशोक के स्तंभ एक साथ हैं, ये जानकारी इसमें है। अशोक के अभिलेख को देखना चाहें तो ये सब जानकारी इसमें दी गई है। यानी यहाँ अभिलेख बारी बारी दिए गए और
ये सब जानकारी इसमें है, तो इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसको आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं मौर्यकालीन मूर्तिकला को जल्दी से देखते हैं इसमें। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत भारतीय मूर्तिकला के विकास में वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से लेकर वैदिकोत्तर काल अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक एक बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। इस काल में हमें मूर्तिकला के साहित्यिक प्रमाण विभिन्न साहित्य जैसे वैदिक साहित्य और पौराणिक अष्टाध्याय में देखने को मिलते हैं, किंतु कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। मूर्तिकला के पुरातात्विक प्रमाण हमें मौर्य काल से मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इस काल में भारतीय मूर्तिकला में नवीन आयाम देखने को मिलते हैं। मौर्य काल में प्रस्तर मृण मूर्ति के पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं, किंतु धातु मूर्तियों की पुरातात्विक प्रमाण का अभाव देखने को मिलता है। इसी तरह मौर्यकालीन मूर्तिकला में लौकिक विषयों से संबंधित मूर्तियों जैसे पशु पक्षी यक्ष यक्षिणी आदि के प्रमाण तो मिलते हैं, किंतु आध्यात्मिक विषयों जैसे देवी देवताओं की मूर्तियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मौर्यकालीन मूर्ति का विकास इसमें देख सकते हैं राजकीय कला के रूप में और लौकिक कला के रूप में इसका विकास होता है। राजकीय कला के रूप में देखें तो राजकीय कला के रूप में मूर्तिकला के विकास का तात्पर्य शासकों के संरक्षण मूर्तिकला के विकास से है। संपूर्ण मौर्यकाल में राजकीय संरक्षण में प्रस्तर स्तंभ और उनके शीर्ष में विभिन्न प्रकार की पशु आकृतियों की प्राप्ति होती है, जो पूरी तरह एकास्म यानी एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं और पालिशदार हैं। इन स्तंभों की पालिश इतनी सुंदर है कि आज भी अशोक के स्तंभ शीशे की भांति चमकते हैं। अशोक के स्तंभों के शीर्ष से बनी पशु आकृतियां मौर्यकालीन प्रस्तर मूर्तिकला का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यानी इसमें ये देख सकते हैं, यानी चित्र अशोक स्तंभ यह सारनाथ से लिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। हालांकि राजकीय कला के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से मूर्तियों का निर्माण मौर्यकाल में बहुत कम देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत इसके कुछ उदाहरण हमें उड़ीसा और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। जैसे देखें धौली उड़ीसा से प्राप्त गज प्रतिमा, कालसी से प्राप्त गज प्रतिमा जिसके नीचे गज तमे हाथियों में सर्वश्रेष्ठ लिखा है। हम पूछा सकता है कि कहाँ पर गज तमे लिखा गया यानी हाथियों में सर्वश्रेष्ठ, तो यह कालसी से प्राप्त गज प्रतिमा के नीचे लिखा गया है। यानी यहाँ पर देखा सकता है चित्र धौली गज प्रतिमा है। इसके बाद लोक कला देख सकते हैं। लोक कला से तात्पर्य राजकीय कला से है, इतर स्वतंत्र रूप से विकसित कला से है। यानी लोक कला से तात्पर्य राजकीय कला से इतर यानी राजकीय कला के अलावा स्वतंत्र रूप से विकसित कला से लोक कला है। ये निजी शैलियाँ थीं जो खुले आकाश के नीचे मौर्य साम्राज्य की विभिन्न स्थानों पर निर्मित की गई थी। इन लोक कलाओं के अंतर्गत निर्मित प्रतिमाओं में मुख्यतः यक्ष और यक्षिणियों की प्रतिमाएं शामिल हैं, जिसके विवरण इस प्रकार हैं। इसमें देखें तो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति विदिशा विजयनगर से मिली है, यानी मध्य प्रदेश के विदिशा विजयनगर से मिली है। इसके बाद पौरखम देखें, पौरखम उत्तर प्रदेश से प्राप्त यक्ष की प्रतिमा मिली है। बुलंदी बाग देखें पटना बिहार से प्राप्त हंसते हुए बालक की प्रतिमा। और इसके बाद दीदारगंज पटना बिहार से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध चामरधारी यक्षिणी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यानी इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। दीदारगंज पूछा जाता है कहाँ पर है, बीपीएससी के लिए यह महत्वपूर्ण है, पीटीआर में दोनों के लिए। इसके बाद लोहानीपुरा ये भी बिहार से है, प्राप्त 2 जैन दिगंबरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यानी जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं उसमें देखें तो जो जैन दिगंबर थे, यानी जो जैन दिगंबर बने हैं उनकी 2 प्रतिमाएं जो है वह लोहानीपुरा बिहार से प्राप्त हुई है। यानी दिगंबर भी थे जिनकी जो वस्त्र था वो दिशाएँ थे। चलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते, आगे देखें इसमें। तो दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा देखें तो 1917 में बिहार के दीदारगंज से प्राप्त चामरधारी यक्षिणी की प्रतिमा मौर्यकालीन शिल्पकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। इस मूर्ति के एक हाथ में चामर है और इसका दूसरा हाथ खंडित अवस्था में। इस मूर्ति का ऊपरी भाग वस्त्र रहित है, जबकि अधोभाग कमर के नीचे वस्त्र से ढका हुआ है। दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा सुंदरता, सजीवता, सुकुमारता और नारी सौंदर्य का सर्वोत्तम प्रदर्शन करती है। वर्तमान में यह प्रतिमा बिहार के पटना संग्रहालय में संरक्षित है। यानी चित्र में यहाँ देखा जा सकता है। चित्र चामरधारी यक्षिणी प्रतिमा दीदारगंज यानी पटना में यह है। चलिए आगे देखते हैं मौर्योत्तर काल की मूर्तिकला जल्दी से देख लेते हैं। तो इस युग में मूर्तिकला ने निर्माण और भाव भंगिमा की दृष्टि से क्लासिकल मापदंड ग्रहण कर लिया। मौर्योत्तर काल में हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वृद्धि का प्रभाव इस काल की कला पर भी दिखाई पड़ता है। इस युग में मूर्तिकला को राजकीय संरक्षण के साथ साथ समृद्ध व्यापारियों साहूकारों का भी समर्थन था, जिसमें कला का चतुर्थी विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कला भारतीय सीमा को लांघकर अन्य क्षेत्रों में फैली। मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला निर्माण के 3 शैलियों का विकास हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला देखें गांधार शैली है, दूसरी मथुरा शैली है, तीसरा अमरावती शैली है। इसके बाद देखें गांधार शैली को देखें तो गांधार शैली मूर्तिकला की इस शैली का विकास देश के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों जैसे पेशावर घाटी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में हुआ, जिससे विविध नामों जैसे ग्रीको रोमन, यूनानी रोमन शैली, ग्रीको बुद्धिस्ट तथा हिंद यूनानी कला शैली के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र समय समय पर हखमनी, यूनानी शक, पल्लव और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव क्षेत्र में रहा, जिससे यहाँ पर एक निश्चित संस्कृति और कला शैली का जन्म हुआ, जिसे हम गांधार मूर्तिकला शैली के नाम से जानते हैं। यानी यह देखा जा सकता है गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की प्रतिमा। कुषाण काल में गांधार शैली का सर्वाधिक विकास देखने को मिलता है। इस शैली की निम्नलिखित विशेषताएं देखें तो इस शैली में मूर्ति निर्माण के लिए मुख्यतः भूरे रंग या काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग होता था। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया है। गांधार कला शैली का मुख्य केंद्र बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों का निर्माण रहा है। इसमें ब्राह्मण और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों के निर्माण का अभाव दिखाई पड़ता है।
गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है, जैसे घुंघराले बाल, सर के पीछे प्रभामंडल, सलवट युक्त वस्त्र, उभरा हुआ ललाट, पैरों में जूते आदि। ये यूनानी सौंदर्य देवता अपोलो की अनुकृति प्रतीत होती है। गांधार कला में बुद्ध के मैत्रेय रूप यानी भावी बुद्ध का सर्वाधिक अंकन दिखाई पड़ता है। इस शैली में मानव शरीर की यथा चित्रण अर्थात शारीरिक शौठ, दाढ़ी मूछ, लहरदार बाल, वस्त्र आदि पर अधिक ध्यान दिया गया है। इस चित्र में देखें, चित्र तपस्यारत बुद्ध की प्रतिमा गांधार शैली में दिखाया गया है। गांधार शैली में बुद्ध के पीछे बना प्रभामंडल अलंकरण रहित इसमें यूनानी रोमन फैशन के अनुरूप हल्के और पारदर्शी वस्त्र बनाए गए हैं। गांधार शैली में बनी कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मूर्तियां इस प्रकार हैं, जैसे तपस्यारत बुद्ध का दृश्य जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है। बुद्ध से विदा लेते समय उनके प्रिय अश्व कंथक का दृश्य अधिक प्रभाव उत्पादक है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों के अलावा यूनानी देवी देवताओं जिसमें देखें अपोलो, फेरो आदि और योद्धाओं की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। साथ ही इसमें आम जनजीवन विषय वस्तुओं जैसे कि टोकरी ली हुई महिलाएं, उड़ते हुए हंस, दर्पण, निहारती युवती आदि का भी अंकन मूर्तियों के माध्यम से किया गया। इसके बाद मथुरा शैली देखें तो मौर्योत्तर काल में गांधार कला के समानांतर यानी मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में तो गांधार कला के समानांतर यमुना नदी किनारे मथुरा मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। इस मूर्तिकला शैली का सर्वोत्तम विकास कुषाण शासकों कनिष्क, हुविस्क और वासुदेव काल में हुआ। मथुरा कला शैली का जन्म विभिन्न देशी परंपराओं के सम्मिश्रण से हुआ है। इसके अंतर्गत हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया। मथुरा कला शैली के अंतर्गत ही बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया था, जिसके बाद बौद्ध मूर्तियों का निर्माण यहीं से होकर भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित हुआ। मथुरा कला शैली की उनकी विशेषताएं देख सकते हैं। इस मूर्तिकला शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। मथुरा शैली में शारीरिक संकट की जगह भाव भंगिमा और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति विशेष बल दिया गया है। इसमें मूर्तियों के प्रभामंडल को सादा बनाया गया है। विभिन्न देवी देवताओं को प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया, जैसे शिव को शिवलिंग के माध्यम से यानी शंकर भगवान का जो शिव रूप है, शिव को शिवलिंग के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया जाता है इसमें या किया गया है। इसमें देखिए मथुरा शैली में निर्मित प्रतिमाएं देखें तो बौद्ध प्रतिमाएं हैं, ब्राह्मण धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं हैं, जैन प्रतिमाएं और शासकों की प्रतिमाएं हैं। बौद्ध प्रतिमाएं देखें तो सर्वप्रथम बोधिसत्व और बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण मथुरा शैली के अंतर्गत ही हुआ है और यहीं से ये अन्य भागों में प्रसारित हुई। इस शैली में बुद्ध की प्रतिमाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण काल बलुआ पत्थरों की सहायता से किया गया है। मूर्तियों में आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया गया, जैसे मुख पर शांति, हल्की मुस्कुराहट आदि। बुद्ध का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में दर्शाया गया है, यानी इसमें यह चीज़ें अभयहस्त मुद्रा बुद्ध की प्रतिमा मथुरा शैली में। ब्राह्मण धर्म से जुड़ी प्रतिमाएं देखें तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्रतिमाएं भी मथुरा कला के अंतर्गत निर्मित की गई, जिसमें देखें प्रमुख रूप से शिव पार्वती, विष्णु, स्वस्ति, लक्ष्मी, कुबेर आदि की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इस मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रतीक देवी देवता के लिए कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया है, जिसमें भी अलग से पहचाने जा सकते हैं। जैसे सूर्य देव को 7 रथों के साथ दर्शाया गया है। देवी स्वस्ति को दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला, दूसरे हाथ में किताब को दर्शाया गया है। इसके बाद जैन प्रतिमाएं देखें, यानी इसमें जो देखें तो भगवान शिव और माता पार्वती की जो है यह मूर्तियां बनाई गई, शिव भगवान विष्णु की और माता स्वस्ति की जो कि ज्ञान की देवी हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई। माता लक्ष्मी की जो धन की देवी उनकी प्रतिमाएं भी हैं। कुबेर जो खजाना या धन के देवता हैं या संरक्षक हैं उनकी भी मूर्तियां बनाई गई हैं। तो आगे से देखें जैन प्रतिमाएं देखें तो मथुरा कला के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न जैन तीर्थस्थलों यानी जैन तीर्थकर जो 24 हैं उसमें देखें प्रतिमाएं मथुरा के निकट से प्राप्त हुई। इसमें पार्श्वनाथ को यानी जो 23वें तीर्थकर हैं, पार्श्वनाथ को सांप के साथ तथा ऋषभनाथ को यानी पहले जो तीर्थकर ऋषभनाथ को कंधे पर झूलते बालों के माध्यम से दर्शाया गया है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं इसमें है जैन चित्र जैन प्रतिमा। शासकों की प्रतिमा देखें तो मथुरा से प्राप्त कुछ मूर्तियों के कुषाण शासकों के शिल्पांकित किया गया है। मथुरा से कनिष्क की एक सिरविहीन मूर्ति मिली है, जिस पर राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्क को अंकित है, जिसमें कनिष्क पैरों में जूता पहने हुए और उसका बायां हाथ तलवार की मुठ पर है तो दाएं हाथ गदा पर टिका हुआ है। राजा का पूरा शरीर कोट से ढका हुआ है। इसको देख सकते हैं, यह कनिष्क की खंडित प्रतिमा है। दूसरी प्रतिमा सिंहासन बैठे शासक की है, जिसके दोनों तरफ 2 सिंहों की आकृति कुषाण शासकों द्वारा स्वयं की प्रतिमा का निर्माण शासक देवोत्पत्ति के सिद्धांत पर दर्शाता है। चलिए देख लेते हैं अमरावती शैली को देख लेते हैं। दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदी घाटियों के निचले हिस्से विकसित इस मूर्तिकला का विकास सातवाहन शासकों के समय में हुआ। बौद्ध धर्म से प्रभावित इस शैली में प्रमुख केंद्र नागार्जुन कोंडा, अमरावती, जग्गीपेट, घंटेसाल, गोली थे। यहाँ अन्य 2 शैलियाँ जिसमें गांधार और मथुरा शैलियों ने एकल आकृतियों जिसमें बुद्ध और अन्य देवी देवताओं की अकेली मूर्तियों का निर्माण पर बल दिया। वहीं इस शैली में सामूहिक और कथात्मक आकृतियों वाली मूर्तियों पर अधिक बल दिया गया है। अमरावती कला शैली की मुख्य विशेषताएं। इस शैली में मूर्ति निर्माण की प्रमुख विशेषताएं इसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग है। इसमें ज़्यादातर बुद्ध के जीवन की घटनाओं एवं पूर्वजन्म की कथाओं का शिल्पांकन है। हाव भाव तथा सौंदर्य की दृष्टि से अमरावती कला शैली की मूर्तियां सभी मूर्तियों में श्रेष्ठ हैं। इस कला में शारीरिक सौंदर्य और सांसारिक अभिव्यक्ति की बहुलता है। यानी इसमें देख सकते हैं माया देवी का स्वप्न का दृश्य अमरावती शैली में। अब गांधार, मथुरा, अमरावती शैलियों के बीच अंतर देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो इसमें देखें यह गांधार शैली है, दूसरा मथुरा शैली, तीसरा इसमें अमरावती शैली है। इस शैली में भारतीय कला के साथ साथ यूनानी मूर्ति कला का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। यह मूलतः स्वदेशी कला शैली है जिस पर विदेशी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। मथुरा शैली में अमरावती देखिए यह शैली भी मथुरा शैली की तरह स्वदेशी शैली है जिस पर विदेशी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है।
दूसरा देखें, इस मूर्तिकला शैली में निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः काले स्लेटी पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस मूर्तिकला शैली में निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इस मूर्तिकला शैली में निर्माण सामग्री के रूप में मुख्यतः सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। इसमें मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसमें तीनों धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। इसमें मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां निर्मित की गई हैं अमरावती में। इसके बाद इसमें देखें तो गांधार, इस मूर्तिकला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है। इस मूर्तिकला शैली का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में ही हुआ है। इस मूर्तिकला शैली का सर्वाधिक विकास सातवाहन काल में हुआ है। अमरावती का सर्वाधिक जो अमरावती कला शैली है, इसका सर्वाधिक विकास सातवाहन काल में हुआ है, जबकि मथुरा कला शैली और गांधार का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ है। आगे इसमें देखें तो गांधार शैली का विकास भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र में हुआ है। मथुरा कला शैली का विकास मथुरा, शोक, कंकाली टीला में और उसके आसपास क्षेत्र में हुआ है। अमरावती कला शैली का विकास कृष्णा गोदावरी की निचली घाटियों में मुख्य रूप से अमरावती और नागार्जुन कोंडा में हुआ है, यानी चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद प्रमुख मुद्राएं को देख सकते हैं। इसमें प्रमुख मुद्राएं का मतलब यहाँ जो है क्वाइन या धन दौलत से नहीं है, बल्कि शरीर की भाव भंगिमा से मतलब है। तो इसमें प्रमुख मुद्राएं देखें तो मूर्तिकला में विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के द्वारा मूर्तियों के हाव भाव, क्रिया आदि की अभिव्यक्ति की जाती है। मुद्राओं को इस प्रकार है। अभय मुद्रा, यानी इस प्रकार से अभय मुद्रा दिखाया गया है, अभय दिया जाता है। यह मुद्रा बुद्ध की आशीष देती है मुद्रा। इसमें महात्मा बुद्ध पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं, तो उनका बायां हाथ गोद में, यानी बायां हाथ देख सकते हैं गोद में, दाहिना हाथ सामने की तरफ आशीष दिए हुए दर्शाया गया है। यह मुद्रा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद दर्शाई गई थी। इसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ धर्म या नियम का चक्र घुमाना या उसमें गति लाना। इस मुद्रा में बुद्ध के दोनों हाथ सीने तक उठे हुए होते हैं। इसमें एक हथेली सामने की ओर, एक हथेली अंदर की ओर होती है। इसमें अंगूठे और उंगलियों की स्थिति इस प्रकार होती है कि मानो कोई धागा पकड़े हुए और चक्र घुमा रहा हो। इसके बाद यहाँ देखें अंजलि मुद्रा, यह है अंजलि मुद्रा। यह मुद्रा लोगों के अभिवादन, नमस्ते के रूप में प्रयोग की जाती है जाने वाली मुद्रा। इसमें दोनों हाथ को आपस में जोड़कर प्रार्थना या अभिवादन किया जाता है। अभिवादन या प्रार्थना जो अंजलि मुद्रा में दर्शाई गई है। वरद हस्त मुद्रा, यानी इसको इस प्रकार देख सकते हैं, यह दिखाया गया है। इस मुद्रा में बुद्ध का एक हाथ अभय मुद्रा में ऊपर की ओर उठा होता है तथा एक हाथ नीचे की ओर झुका होता है। यह मुद्रा करुणा, दया, इच्छाओं की स्वीकृति को प्रदर्शित करता है। ध्यान मुद्रा देखें तो यह इसे समाधि या योग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें पद्मासन मुद्रा में बैठे बुद्ध के दोनों हाथ उनके गोद में रखे हैं तथा हथेलियां ऊपर की ओर हैं। यह मुद्रा आध्यात्मिक पूर्णता का द्योतक है। इसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा, यानी इसमें देख सकते हैं, यह है। यह मुद्रा बौद्ध मूर्तियों में पाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य मुद्रा। इसमें बुद्ध को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया, जिसमें उनकी एक यानी इस अवस्था जो भूमि स्पर्श मुद्रा दिखाई गई। यानी यह जो मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा, जो सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा से ली गई है, गुप्त काल में बनाई गई थी। इसमें सूचिता और निरंतरता बनाए रखने से है भूमि स्पर्श मुद्रा जो होती है। चलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में और ऐड कर देते हैं। तो इसमें देखें छठवीं ईसा पूर्व यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन देखें तो इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म है। और इसमें देखें एग्जाम दृष्टिकोण से तो जैन धर्म आपका यह है। और इसके प्रथम जो है वो ऋषभ देव जी हैं, इनको देख सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चा करने से पहले यहाँ देख सकते हैं, यह NTS बोर्ड का नोट्स है। इसमें देखें प्रमुख जैन तीर्थंकर, उनके प्रतीक देखें तो पहले ऋषभ देव जी हैं, इनका प्रतीक चिन्ह देखें तो वृषभ है। ये सारे जो 24 तीर्थंकर उनको देखा जा सकता है। महावीर स्वामी जी हैं 24 में, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। पार्श्वनाथ जी का सर्फ है, यानी इस रूप में यह बनाया गया इनका प्रतीक चिन्ह। तो हमने देखा वो जो मूर्तियां बनाई गई थी चिन्हों के रूप में, तो ये चिन्ह के रूप में इनकी मूर्तियां बनाई गई है। ऋषभ देव जी उनका वृषभ के रूप में बनाया गया। ये सारे है इसमें देखें तो आपका इसमें ध्यान दें कि इनको जो है, यानी ये जो है ऋषभ देव जी हैं, इनको जैन ग्रंथों के अनुसार जो आदिनाथ, यानी इसमें ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी, यानी इसमें 24 में से जो है 5 की जो जन्मभूमि अयोध्या थी, जिसमें ऋषभ देव भी शामिल थे। तो यह देखा जा सकता है इनके जो है प्रतीक चिन्ह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है, इनके नामक्रम और ये प्रतीक चिन्ह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले कौन अंतिम क्या 24 है। जैन संगतियों को देखना चाहें तो जैन संगतियाँ इसमें प्रथम और द्वितीय जैन संगति ये की गई, इसके अध्यक्ष बनाया गया। मुख्य बातें इसमें यह है स्थानीय दिया गया है। बात ये देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं सारी जानकारी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दी गई हैं और ये सब जानकारी इसमें है। हालांकि इस टॉपिक को अंतर्गत नहीं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करें। देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सब। महावीर स्वामी या वर्धमान के जो यह एग्जाम अक्सर पूछता है कि इनका देखें तो पत्नी यशोदा, पुत्री अड़ोया प्रियदर्शनी, दामाद जमाली, मृत्यु 1468 ईसा पूर्व पावापुरी में, जन्म स्थान देखें तो 540 यानी जन्म इनका जो है महावीर स्वामी जी का जन्म देखें तो 540 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कुंडग्राम या कुंडलपुर वैशाली बिहार में। पिता सिद्धार्थ गिरातक कुल के थे, माता त्रिशला दीक्षित राजा चेटक की बहन थी। इसके बाद यह कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए, जिन विजेता, अहंत, पूजा, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, मल्ल राजा सृष्टि पाल के राजप्रसाद महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। इसके बाद इसमें देखें तो अनेकांतवाद या अस्थापवाद का प्रतिपादन किया। 5वें व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। 24वें तीर्थंकर बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक यानी महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बौद्ध लिख दिया है, 24वें तीर्थंकर ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। 12 वर्ष की अवस्था के बाद साल वृक्ष के नीचे रिचपालका नदी के तट पर जिनका ग्राम के नजदीक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जी के बारे में संक्षिप्त परिचय रहा।
संक्षेप में बौद्ध धर्म के बारे में देखना चाहें तो ये देखा जा सकता है संस्थापक गौतम बुद्ध जी, ये सारी जानकारी त्रिरत्न इनका यह है बौद्ध धर्म। बौद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, 10 सील हैं और यह सारी जानकारी इसमें देखें। 4 सत्य यहाँ पर दिखाया गया। संप्रदाय या हीनयान की उप संप्रदाय देख सकते हैं, महायान की उप धर्मचक्र प्रवर्तन और ये सारी जानकारी बौद्ध धर्म की विशेषताओं के अंतर्गत ये बोधिसत्व है, बौद्ध ग्रंथ है, प्रमुख शब्दावलियाँ से है। गौतम बुद्ध का परिचय इसमें दिया गया है। ये परिचय देखें, जन्म इनका 563 ईसा पूर्व, जन्मस्थान देखें लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में, बचपन का नाम देखें सिद्धार्थ, गोत्री अज्ञान गौतम, शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान, पिता का नाम देखें, पिता का नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य प्रधान थे, पिता का नाम यह है और यह बचपन का नाम यह था, जन्मस्थान यह जन्मीय है। माता का नाम माया देवी अथवा महामाया, कोली गणराज की कन्या थी और इसके बाद ये पालन पोषण किया मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी का नाम यशोधरा, अन्य नाम गोपा बिंबा पदकच्छा था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशी नगर में इनका मृत्यु हो गई थी। यह महापरिनिर्वाण हुआ था। पुत्र का नाम राहुल था, घोड़े का नाम कंथक था, साथी का नाम छन्न था इनके। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आता है बौद्ध संगतियाँ 4 होती हैं। प्रथम देखें तो ये सतपाणी गुफा राजगीर में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कुंडवन कश्मीर में। इसका समय यह रहा, इसका समय यह आखिरी का यह रहा। इसके शासक पूछ देते हैं तो पहले का अजातशत्रु, दूसरे का कलाशोक, तीसरे का अशोक, चौथे कनिष्ठा, पहले का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरे का शाब कमीर सर्वकामिता, तीसरे का मोगल पुत्र तीसरा था और चौथे वसुमित्र थे। और इनके कार्य थे, पहले में एक का, दूसरे में का, तीसरे में चौथे का कार्य देखा जा सकता है। और इसके बाद हीनयान महायान में अंतर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। इस पर चूंकि टॉपिक से अतिरिक्त हो जा रहा है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं।